तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका एंटीनास में। हम एंटीना वाला सेक्शन अपन देख रहे थे, उसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड पैराबोलिक एंटीना। ये वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पिछले 5 बार में ये 4 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मतलब इसकी आप स्ट्राइक रेट देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन, क्योंकि देखिए इस पूरे यूनिट में आपके पास सिर्फ 4 टॉपिक है, गिन चुन 5 टॉपिक है। एक बेसिक ऑफ एंटीना, एक पैराबोलिक एंटीना, एक कोसिकेंट स्क्वायर्ड एंटीना, एक आपका फेज्ड एरे एंटीना और आपका एक है रेडॉन। तो ये 5 ही टॉपिक है। ये 5 टॉपिक में से घूम के, हालांकि ये बेसिक ऑफ एंटीना आपके सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। लेकिन ये 4 में से कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन देगा, जबकि क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में 3 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें 2 आपको बनाने रहते हैं, तो 5 में से आपको 3 सेलेक्ट करना है, तो कोई ना कोई क्वेश्चन कॉमन रहने वाला है। वैसे इसीलिए पैराबोलिक एंटीना हर बार का कॉमन क्वेश्चन लगभग रहता है। तो ये क्वेश्चन, ये पोर्शन को आप अच्छे से प्रिपेयर करके चलें, पैराबोलिक एंटीना। और आप ये क्यों ऐसा इंपॉर्टेंट रहता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पैराबोलिक एंटीना ये सबसे फ्रीक्वेंट यूज होता है। मतलब अगर हम लोग कोई एंटीना को सबसे फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं तो वो पैराबोलिक एंटीना ही होता है। आप लोग अपने घर के छतों में देख लीजिए, अगर कोई एंटीना रखा हुआ है तो वो पैराबोलिक एंटीना ही रखा हुआ है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो यूज होता है रडार एंटीना के लिए भी, वो आपका पैराबोलिक एंटीना होता है। ठीक है। देखो, टोटल जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होता है या पैराबोलिक एंटीना बेसिकली पैराबोलिक रिफ्लेक्टर से बना होता है। तो ये जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर की जो मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली ये या फिर पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना कह लो, ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना 2 चीज होते हैं इसके अंदर। एक होता है इसमें रिफ्लेक्टर और एक होता है इसमें सरफेस, सॉरी सोर्स। ठीक है, आपका सोर्स। देखिए बेसिकली आप पैराबोलिक रिफ्लेक्ट एंटीना की अगर आप बात कर रहे होंगे तो ये कुछ ऐसा ऐसा होता है। थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, लेकिन आप लोग एज्यूम कर पा रहे होंगे कि ये ऐसा कुछ बनता है। ये है आपका पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। ठीक है, तो अब इसमें पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना में देखिए, ये जो सरफेस है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टर, जो रिफ्लेक्ट करने का काम करता है बेसिकली। और यहाँ पे एक ठोक एंटीना होता है बेसिकली, आप इसको ऐसा मान के चलिए। ठीक है, ये ऐसा, ये एंटीना आपका कनेक्टेड होता है एक ट्रांसमिशन लाइन के साथ, और ये होता है आपका क्या बोलते हैं, सोर्स। ये बेसिकली सोर्स है। ठीक है, ये है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना। इस सरफेस, इस पूरे स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी कहा जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। तो रिफ्लेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, अब बेसिकली देखिए इसमें आपको कुछ टर्म्स पता होना चाहिए। पहला, पैराबोलिक एंटीना में पहला बात तो आपको ये पता चल गया कि ठीक है भैया, इसमें एक रिफ्लेक्टर होता है, एक सोर्स होता है, ये भी समझ में आ गया। ये जो सोर्स होता है बेसिकली इसको हम लोग फीड बोलते हैं। फीड, अपन जो खाना प्रोवाइड मतलब देते हैं, जिसको इनपुट देते हैं उसको बोलते हैं फीड। ये जनरली अपन हॉर्न एंटीना यूज करते हैं। देखिए, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया होगा हाफ वेव डाइपोल एंटीना, क्वार्टर वेव मोनोपोल एंटीना। तो हाफ वेव डाइपोल एंटीना में होता क्या है बेसिकली, एक वायर को ऐसे मोड़ दो, एक वायर को ऐसे मोड़ दो और बन गया आपका डाइपोल एंटीना। तो क्या वायर ट्रांस और वो जो वायर है वो बिल्कुल ट्रांसमिशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो रेडिएशन करता है। उसी प्रिंसिपल को हम लोग देखे हैं हाफ वेव डाइपोल एंटीना, आई स्क्वायर आर आर होता है रेडिएशन रेजिस्टेंस से, वो बढ़िया रेडिएट करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे हाफ वेव डाइपोल लगाएंगे तो हाफ वेव डाइपोल क्या करता है, हाफ वेव डाइपोल इस तरफ भी रेडिएट करता है, इस तरफ भी रेडिएट करता है बेसिकली। ठीक है, तो अगर इस तरफ का रेडिएशन तो ठीक है काम का है, लेकिन इस तरफ का रेडिएशन बिल्कुल काम का नहीं है। इस वजह से ये जो एंटीना है अपन हाफ वेव डाइपोल नहीं लगा सकते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आइसोट्रोपिक की तरह काम करता है। तो हम लोगों को ऐसा एंटीना चाहिए जो पीछे से रेडिएट ना करे, वो सामने से रेडिएट करे। और सामने से रेडिएट करने वाला जो एंटीना है, जो पावरफुल एंटीना है, वो है हॉर्न एंटीना। तो हम लोग यहाँ पे हॉर्न एंटीना यूज करेंगे एज अ फीड।
ठीक है, जिसको हम लोग एक फोकस पे रखते हैं, ये आपका फोकस कहलाता है। फोकस आप जानते हैं ना, जहां से सारी एनर्जी जो आती है वो एक जगह पे आके इकट्ठा होती है, दैट इज कॉल्ड फोकस। तो उसको फोकस पे अपन उसके पोजीशन को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये बेसिकली इसके बाद होता क्या है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, स्फेरिकल वेव जो रेडिएट होता है अपना फीड से, मतलब फीड में अपन जो फीड है उससे जो वेव रेडिएट होता है वो कैसा होता है, आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट का होता है। उसको फिर प्लेनर वेव फ्रंट में कन्वर्ट करता है ये जो सरफेस है आपका, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी रे, ठीक है, कोई भी रे अगर फोकस से रेडिएट हो रही है, ठीक है, आपका एक सेकंड में इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, तो ये अ, हाँ, ये अ, इसको लेता हूँ, कहाँ चला गया, हाँ, ठीक है। तो यहाँ से जो भी वेव रेडिएट होती है वो यहाँ से पढ़ने के बाद हर रे आपकी पैरेलल हो जाती है, ठीक है। ये मतलब आपका ये कहना है बेसिकली कि कोई भी रे फोकस से रेडिएट होगी जो इंटरसेक्ट करती है पैराबोलिक सरफेस में, आपको पैराबोलिक सरफेस में जाएगी और वो हर कोई सरफेस एक दूसरे के पैरेलल बनाती है, ठीक है। पहली चीज, दूसरी चीज आपको ये याद रखना चाहिए कि डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू पैराबोला, आपकी फोकस से पैराबोला का जो डिस्टेंस है, और रिफ्लेक्शन टू अ प्लेन परपेंडिकुलर टू पैराबोला, मतलब यहाँ ये जो प्लेन, ये जो टोटल डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हर किसी का सेम रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कितना एंगल बना रहा है फोकस से, मतलब फोकस से वो कितना एंगल बना रहा है उसका कोई लेना देना नहीं है। टोटल जो डिस्टेंस है फ्रॉम फोकस टू पैराबोला एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो परपेंडिकुलर है, वहां तक अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो सबका बराबर डिस्टेंस आता है। तो दो इसमें जो प्रिंसिपल है, पहली बात पैराबोलिक रिफ्लेक्टर में आप याद रखिएगा कि कोई भी रे रेडिएट होता है फोकस से, वो इंटरसेक्ट करता है पैराबोलिक सरफेस को और रिफ्लेक्ट होता है इन डायरेक्शन पैरेलल, सारे के सारे पैरेलल होते हैं और जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है। तो ये कुछ पैराबोलिक एंटीना का हालांकि बेसिक चीजें हैं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन देखिए बेसिकली क्या हो रहा है कि क्या हम लोग ये एक्यूरेट ऐसा सरफेस बना सकते हैं क्या, हम लोग जो सरफेस बनाते हैं बेसिकली प्रोडक्शन करते हैं, तो पैराबोलिक एंटीना में कुछ कुछ इन एक्यूरेसी आ जाती है, ठीक है। हम लोग एकदम 100% एक्यूरेट तो है नहीं, कुछ ना कुछ एक्यूरेसी आ जाती, इन एक्यूरेसी आ जाती है, जिसकी वजह से जो आपका ये पैराबोला का जो ये रेडिएशन है बेसिकली वो ऐसा कायदे से देखिए ऐसा आना चाहिए, ठीक है, ये ऐसा प्लेन उसमें जाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि आपके पास कुछ इनएक्यूरेसी है और वो कुछ इनएक्यूरेसी की वजह से आपका जो फोकस से, आपका जो जैसे फोकस है उससे जो निकलता है वो एक कोनिकल फॉर्म पे निकलता है बेसिकली, ठीक है। ये आपका जो बीम है वो आपका ऐसा कोनिकल फॉर्म पे बनता है, ठीक है। ये आपका ये वेव्स निकले ये, ठीक है। और हालांकि इसमें कुछ माइनर लोब्स भी होते हैं, आपको पता होगा कि जब भी एक बीम वो होता है तो उसमें एक मेजर लोब होता है, लोब आप समझते होंगे, ये लोब होता है, तो इसमें इसको मेजर लोब बोलते हैं और ये होता है माइनर लोब। तो बेसिकली यहाँ पे और ये वाला जो एक मेन एक्सिस होता है, इससे जो ये है ये इसको बीम एंगल बोलते हैं, बीम एंगल, ठीक है। तो इन एक्यूरेसी के कारण जो आप प्रोडक्शन में इन एक्यूरेसी हो जाता है, पैराबोलिक एंटीना का जो पैटर्न है ये किस शेप का होता है, बेसिकली ये कोन शेप का होता है, अगर आप देखें तो ये कोन शेप का होता है, तो कोनिकल फॉर्म पे ये आता है, ठीक है। ओके, अब हम लोगों को देखो बेसिकली ये जो बीम है, आप लोगों को याद होगा कि रडार एंटीना में मैं हमेशा बोलता था कि जो बीम हम लोग ट्रांसमिट करते हैं वो बहुत पतला होना चाहिए, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा बहुत कम डिग्री में वेरिएशन होना चाहिए, बहुत पतला होना चाहिए, तभी तो वो गन की तरह दूर तक जाएगा, टकरा के वापस आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो नैरो बीम का कॉन्सेप्ट है वो नैरो बीम आपका इसी में मिलता है।
जो हम लोग हॉर्न एंटीना यूज कर रहे हैं और ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का जो बीम होता है ये बहुत नैरो होता है, इसीलिए हम लोग मोस्ट फ्रीक्वेंटली इसको पैराबोलिक एंटीना को यूज करते हैं। इसलिए आपको कोई भी कभी पूछे कि क्यों पैराबोलिक एंटीना बहुत यूज होता है, तो आपके पास बहुत सारे कारण होंगे जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि देखिए भैया, बीम अगर पतला होगा तो गेन, ठीक है, या फिर आप इसको कह लीजिए, पिछले क्लास में आपको मैं बताया था डायरेक्टिविटी क्या होता है, जो मैक्सिमम गेन होता है, डायरेक्टिव गेन उसको अपन बोलते हैं, ये स्पेलिंग थोड़ा गलत लिख दिया, ये है आपका डायरेक्टिविटी। गेन या डायरेक्टिविटी बेसिकली बढ़ जाएगा अगर आप नैरो बीम इस्तेमाल करोगे। नैरो बीम अगर आपका पतला है तो टकरा के वापस जो आएगा वो उसका जो गेन होगा, डायरेक्टिविटी होगा, वो बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि देखिए बेसिकली अगर आप गेन का फॉर्मूला देखेंगे तो आपको याद होगा कि गेन इफेक्टिव एरिया ऑफ जो कैप्चर एरिया या इफेक्टिव एरिया होता है उस पर डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये इफेक्टिव एरिया होता है आपके एंटीना का इफेक्टिव एरिया, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा स्क्वायर के भी, मतलब आप लैम्डा इक्वल टू सी बाय एफ, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। तो आप जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे उतना ही गेन बढ़ता जाएगा। इसीलिए हम लोग रडार एंटीना में गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे बात करते हैं, लेकिन आप लोगों को थर्ड यूनिट का अगर टॉपिक पता हो तो आपको पता होगा कि हम लोग 1 गीगाहर्ट्ज से लेके 10 गीगाहर्ट्ज तक ही करते हैं, क्योंकि उसके बाद एटमॉस्फेरिक एटीन्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया, एटमॉस्फेरिक गैसेस हो गया, ये सब बढ़ जाते हैं, इसलिए अपन इतने फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं 1 गीगाहर्ट्ज से 10 गीगाहर्ट्ज। तो और आपको ये फॉर्मूला भी पता होगा, 4 पाई AE/λ²। बेसिकली इसी फॉर्मूला से मैं आपको ये चीज बता पा रहा हूँ कि जो गेन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव एरिया से। इफेक्टिव एरिया समझते हैं ना, जो आपका, देखिए ये एंटीना है, ये एंटीना कर क्या रहा है बेसिकली, यहाँ भी अगर सिग्नल आ रहा है तो उसको यहाँ भेज दे रहा है, यहाँ सिग्नल आ रहा है उसको यहाँ भेज दे रहा है। मतलब एक एंटीना का कैप्चर एरिया, मतलब एक एंटीना कितना कैप्चर कर सकता है, वो एरिया को आप बढ़ा दे रहे हो एक उसके साथ छतरी लगा के। तो ये छतरी बेसिकली आपका इफेक्टिव एरिया को बढ़ाने की कोशिश करता है, और आप जानते हैं कि अगर कैप्चर एरिया या इफेक्टिव एरिया बढ़ेगा तो आपका गेन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो भी गेन बढ़ेगा। तो गेन या डायरेक्टिविटी इस एंटीना की काफी प्लस पॉइंट होती है जो हम लोग इसमें देखते हैं। अब मैं आपको इसका थोड़ा डेरिवेशन बताता हूँ और खासकर जो टेक्निकल में जाना चाहते हैं या थोड़ा मोड़ा भी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट जगह पे आपको इंटरव्यू में पूछता है कि एंटीना के बारे में अगर कोई पूछेगा तो आपको पैराबोलिक एंटीना जरूर पूछेगा। तो पैराबोलिक एंटीना के बारे में आपको थोड़ा सा उसके बारे में पता होना चाहिए। तो मैथमेटिकली भी मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। ओके, तो चलो फिर गेन का मैं आपको बताता हूँ। गेन का फॉर्मूला होता है बेसिकली, देखो अभी मैंने आपको बताया कि गेन का फॉर्मूला होता है 4 पाई/λ² इंटू AE। ये गेन का फॉर्मूला होता ही होता है, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। लेकिन क्या इफेक्टिव एरिया में जितना भी या जितना भी सिग्नल आया है टकरा टकरा के आपके पास, वो सारा का सारा सिग्नल आपके काम आ रहा है क्या? ये बेसिकली सोचने वाली बात है। मतलब अगर आपको मैंने 10 रुपए दिया, आपने 4 रुपए यूज किया, तो आपकी एफिशिएंसी 40% हुई, आपने उतना ही यूज किया। इसीलिए यहाँ पे आपको साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एफिशिएंसी का फॉर्म भी, क्योंकि जितना आपका गेन है वो तो ठीक है, लेकिन क्या वो सिर्फ 40% यूज कर पा रहा है, तो उतना ही आपको रखना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो ईटा है, वो ईटा इज इक्वल टू कैप्चर एफिशिएंसी है, मतलब क्या सारा सिग्नल कैप्चर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, उसको अपन देखने के लिए कैप्चर एफिशिएंसी बोलते हैं। अब अपन और आगे देखते हैं और इसको थोड़ा सा देखते हैं कि 4 पाई/λ² तो ठीक है, लेकिन इफेक्टिव एरिया आपको पता है कि ये स्ट्रक्चर का जो अपन इफेक्टिव एरिया मान रहे हैं, वो इफेक्टिव एरिया πr² होता है बेसिकली। πr² करने से आपको ये कुछ कुछ चीजें शायद आपको समझ में आएगा कि देखिए, अगर आप यहाँ देखिए 4 पाई है और ये पाई है, पाई पाई का स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर आप समझते हैं ना, पाई का मतलब होता है 3.16 होता है, मतलब 3 आप मान के चले तो पाई का स्क्वायर 3² 9, मतलब 3.16 का अगर आप पूरा स्क्वायर करेंगे तो वो ऑलमोस्ट 10 आएगा। तो आप इसको 10 लिख सकते हैं। ये जो 4 है इसको आप क्या कर सकते हैं, देखिए
2r का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। ये जो आर स्क्वायर है और ये 4 है, तो इसको आप 2r का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, और ईटा रह जाएगा, लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि आप 10 ईटा रख सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हैं डी डायमीटर बाय लैम्डा का होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है जो गेन का है। ये बेसिकली अगर आप देखें तो ये पैराबोलिक एंटीना के लिए ही यूज होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि इसमें गेट में क्वेश्चन, आईईएस में क्वेश्चन, हर जगह पैराबोलिक एंटीना आता ही आता है। इसलिए ये क्वेश्चन याद रखिएगा, गेन का क्वेश्चन 10 ईटा डायमीटर बाय लैम्डा स्क्वायर। ये कब काम आएगा बेसिकली, ये कब काम आता है, ये जब आप स्फेरिकल सरफेस है आपका, आपने कैप्चर एफिशिएंसी को कंसीडर करने की कोशिश की है, तब के केस के लिए ये है इंपॉर्टेंट। लेकिन ये पाया गया है साइंटिफिक स्टडी से कि जो हाईएस्ट एफिशिएंसी होती है पैराबोलिक एंटीना में या डिश एंटीना में, वो 60% ही होती है। मतलब ये जो अपन ईटा की बात कर रहे हैं, ये आपका मैक्सिमम 60% ही वो यूटिलाइज कर पाता है, उससे ज्यादा नहीं कर पाता। तो इसको अपन अगर डायरेक्टली फॉर्मूला पे रखें तो अपन लिख सकते हैं 10 इंटू 0.6 डी बाय लैम्डा का होल स्क्वायर। और इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो गेन है वो होता है 6 डी बाय लैम्डा का होल स्क्वायर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कहाँ से आया ये समझ में नहीं आता लोगों को, लेकिन ये फॉर्मूला आपको, ये सिंपल से ईटा की वैल्यू 60% रखे और आपका फॉर्मूला आ गया। अब देखिए, बेसिकली देखिए, आपको गेन अगर याद होगा तो गेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका रो ए, जो आपका बीम एंगल होता है बेसिकली। आपको पता है बीम एंगल क्या होता है? मैं आपको जब एंटीना का बेसिक्स बता रहा था तो भी बताया था। बीम एंगल क्या होता है? थीटा हाफ पावर, जो हाफ पावर बीम विड्थ है, इनटू फाई हाफ पावर बीम विड्थ। याद है ना आपको? एक बीम एंगल, ठीक है, बीम अगर आप देख पा रहे होंगे तो बीम एंगल में बीम ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है। ये थीटा हाफ पावर बीम विड्थ, ये फाई हाफ पावर बीम विड्थ। इस सब को, दोनों को अपन ऐसा और ऐसा स्ट्रक्चर को अपन देखते हैं तो वो बनता है एक बीम एंगल। तो बीम एंगल जितना बड़ा होगा गेन तो उतना कम होगा, क्योंकि आपको पता है बीम एंगल छोटा से छोटा होना चाहिए, क्योंकि अपन को गेन चाहिए। गेन जितना नैरो बीम होगा उतना ही गेन अच्छा होगा। तो आपको अगर बीम एंगल आप ज्यादा रखने की कोशिश करेंगे तो गेन कम हो जाएगा। तो देखिए, इस फॉर्मूले से आपको ये समझ में आ रहा है कि, और अगर आप ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएं तो बेसिकली गेन का फॉर्मूला होता है 4 पाई बाय थीटा, इसको बीम विड्थ ही लिख देता हूं, इनटू फाई बीम विड्थ। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला है जो गेन का फॉर्मूला है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, गेन का फॉर्मूला ये भी होता है। तो क्यों ना मैं दोनों गेन के फॉर्मूला को इक्वेट कर दूं, क्योंकि गेन तो गेन ही है। तो गेन आपको पैराबोलिक एंटीना का पता चल चुका है कि 6 डी बाय लैम्डा का होल स्क्वायर होता है। और आपको ये भी पता है कि गेन का फॉर्मूला ये भी होता है 4 पाई बाई थीटा बीम विड्थ इंटू फाई बीम विड्थ, ये भी होता है। तो और अगर आप ध्यान देंगे तो एक सर्कुलर बीम के लिए, ठीक है, अगर अपन इसको यहाँ पे लिख देते हैं फॉर सर्कुलर बीम, अगर आपको सर्कुलर बीम चाहिए तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भैया जितना थीटा होगा उतना ही फाई होगा, मतलब जितना उस दिशा में उतना ही इस दिशा में। तो थीटा बीम विड्थ को अगर आप फाई बीम विड्थ के साथ इक्वेट कर दें तो आपको जो बीम आएगा बेसिकली वो सर्कुलर शेप का होगा। तो इसको आप यहाँ पे रख भी सकते हैं फॉर्मूला में, जैसे कि गेन का फॉर्मूला होता है 6 डी बाय लैम्डा का होल स्क्वायर। इसको अगर आप रख दें 4 पाई बाई, आप किसी को भी रख दें थीटा बीम विड्थ का होल स्क्वायर रख दें ये। तो इससे आप अगर आप इसको इधर लेके जाएं, बाकी इसको इधर लेके जाएं, तो थीटा बीम विड्थ का फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा कि 70, ये स्टेरेडियन में आएगा बेसिकली, लैम्डा बाय डी। ये एक फॉर्मूला आएगा जो आपका थीटा बीम विड्थ निकालने का एक तरीका होता है, बीम एंगल निकालने का एक तरीका होता है, जो इस फॉर्मूले से आता है। ठीक है, तो अगर देखिए, मैं आपको हमेशा से बोलता आया हूं कि जो बीम एंगल है रडार एंटीना के लिए सबसे पतला होना चाहिए, नैरो बीम होना चाहिए। तो उसको निकालने के लिए मैं क्या क्या पैरामीटर रख सकता हूँ, क्योंकि आपको ये पता है कि गेन 6 डी बाय लैम्डा का होल स्क्वायर होता है।
तो एक काम करता हूँ, मैं एक सिग्नल या एक सिस्टम ऐसा डिजाइन करता हूँ जिसमें पैराबोलिक जो डिश एंटीना का डायामीटर होगा, मैं वो 1 सेंटीमीटर रखूंगा, ठीक है, सॉरी 1 मीटर रखता हूँ, 1 मीटर का, सॉरी 1 सेंटीमीटर का नहीं होता, 1 मीटर का मैं डिश एंटीना लेता हूँ। और फ्रीक्वेंसी अगर मैं लूं, चलो उसको वेवलेंथ के टर्म्स में बात करूं, तो 1 सेंटीमीटर होता है, लेता हूं मैं, चलो 1 सेंटीमीटर वेवलेंथ का मैं वेव भेजना चाहता हूं, और डिश का जो डायामीटर है मैं वो 1 मीटर रखा हूं। तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दूं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो गेन की वैल्यू है वो लगभग आपको 0.7 डिग्री के आसपास कहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा, सॉरी गेन की बात कर रहा हूं मैं, थीटा बीम विड्थ होगा, थीटा बीम विड्थ आपका 0.7 डिग्री के आसपास होगा। सोचिए 0.7 डिग्री मतलब कितना नैरो होता है, मतलब ये काफी नैरो बीम है। तो ये जनरेट हो सकता है आपके पैराबोलिक डिश एंटीना में, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, और पैराबोलिक, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन 7 नंबर में आना श्योर है, 7 नंबर में आएगा तो आपको बहुत सारी चीजें लिखनी होगी, और कुछ टेक्निकल चीजें लिखोगे तो ही नंबर मिलेंगे आपको। और बात नंबर की नहीं है, बात समझने की है, आपको समझ होना चाहिए। तो आपको ये भी अपन देख लेते हैं कि इसमें एक डिजाइन, अगर अपन को पैराबोलिक डिजाइन एंटीना डिजाइन करना है तो क्या चीजों पे ध्यान देना चाहिए। तो इसमें F/D जो रेशियो होता है, ये काफी ध्यान देने वाली बात होती है। मतलब जब भी अपन इसको डिजाइन करते हैं पैराबोलिक एंटीना को, तो हम F/D रेशियो को ध्यान देते हैं। देखिए F/D रेशियो अलग अलग हो सकता है। F/D रेशियो अगर 1 से बहुत ज्यादा बड़ा है तो क्या होगा, मतलब अगर अपन बेसिकली ये एक पैराबोलिक गंदा सा बना दिया, ये पैराबोलिक एंटीना है, इसका जो फोकल टू डायमीटर रेशियो है, ये अगर बहुत ज्यादा है, ग्रेटर देन 1, मतलब ये अगर अपन यहाँ कहीं पे अपन फोकस इसका रख रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि ये जब रेडिएशन होगा ना, तो रेडिएशन यहाँ से यहाँ भी चले जाएंगे, इससे आपका नुकसान ही होना है बेसिकली। इस कंडीशन को स्पिल ओवर कंडीशन कहते हैं, स्पिल ओवर कंडीशन। तो ये F/D रेशियो का पहली बात ध्यान रखिएगा कि जो फोकल लेंथ बाय डिश का जो साइज है वो आपको ध्यान देना है। दूसरी बात, अपन को अगर F/D रेशियो को बहुत ज्यादा कम भी रख लिए तो क्या होगा, अगर अपन एक ऐसा बना दिया, अभी इसका रेशियो अगर अपन बहुत कम है, मतलब यहाँ फोकस सिर्फ यहीं पे है, इससे क्या होगा, देखिए इससे बेसिकली ये रेडिएट होके यहाँ जाएगा, रेडिएट होके यहाँ जाएगा, रेडिएट होके यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे गया बेसिकली, लेकिन ये इससे ज्यादा पार नहीं जा पाएगा, यहाँ से यहाँ पार नहीं हो पाएगा। इससे क्या होगा कि ये बेसिकली यहाँ पे इल्यूमिनेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए इस कंडीशन को बोलते हैं इम्प्रॉपर इल्यूमिनेशन। तो ये दोनों ही कंडीशन अपन को अच्छी बात नहीं है, इसलिए जो F/D का जो रेशियो है वो ऑप्टिमल रहना चाहिए। ये जो इसको थोड़ा ऑप्टिमम उसमें रखना पड़ता है, एग्जैक्टली फिक्स करना पड़ता है। इसलिए मैं आपको बताया ना कि एक प्रीपोजिशन एक जगह है जहां पे अपन को फोकस रखना पड़ता है, वहीं से अपना प्रॉपर वर्क करता है। तो बेसिकली देखिए मैं आपको ये कंडीशन बताता हूँ कि ये आपका एक पैराबोलिक डिश एंटीना है, थोड़ा गंदा सा बन गया, लेकिन इसको अगर अपन एग्जैक्ट फिक्स साइज पे रखें, जहां पे यहाँ आपका एक सेकेंड, इसको हम लोग थोड़ा सा बैक करते हैं, अच्छे से बना देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे अपना फोकस साइज है, यहाँ से ये रेडिएशन हुआ और यहाँ से वो आगे बढ़ गया, फिर यहाँ से आगे बढ़ गया, फिर यहाँ से आगे बढ़ गया। एक सेकेंड, ये फोन क्यों आ रहा है यार। हम्म, आ, ये अपना आगे ये हो गया, ठीक है। तो बेसिकली देखिए ये जो आपका यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है, इसको अपन फोकस बोलते हैं। आपको पता होगा कि ये जो डिस्टेंस है वो फोकस होता है, और ये जो यहाँ इस सेंटर से ये जो लाइन एंगल बनाता है ये अपना थीटा होता है बेसिकली। तो आपका जो F/D का अपन वो है, और ये जो ये डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ का, उसको अपन डायमीटर बोलते हैं, डी, यही बोलते हैं बेसिकली। इसका ये जो डायमीटर है बेसिकली उसका ये डी है।
तो ये जो एफ बाई डी का जो रेशियो है, ये एफ बाई डी का रेशियो आपको, ये हालांकि डिराइव होता है लेकिन डिराइव नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्टली इसका आप फॉर्मूला देख सकते हैं, 4tan थीटा बाय 2 इसका एंगल होता है। तो ये बेसिकली ये एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे एफ और डी का जो रेशियो है वो डिफाइन होता है ऑप्टिमल साइज का। तो देखिए इसमें आप ऐसा सेट करिएगा बेसिकली कि ये जो रेशियो है, ये रेशियो 0.2 से 0.5 के बीच में आए, यहां तक ही ये रेंज जाता है, और ये रेंज में काफी चीजें हो जाती हैं, मतलब अच्छे से आपका प्रॉपर इल्यूमिनेशन हो जाता है और स्पिल ओवर कंडीशन नहीं आता है। तो ये मैं आपको एफ बाय डी रेशियो का जो डिजाइन है वो आपको मैं बताया। इसके बाद मैं आपको इसी के अंदर में एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, वो है आपका फीड मैकेनिज्म। फीड मैकेनिज्म मतलब आप समझ गए होंगे कि अपन फीड कैसे दे रहे हैं, मतलब अपन जो फीडिंग दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, वो पैराबोलिक में किस प्रकार देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी फेस वेरिएशन नहीं होना चाहिए विद एंगल। मतलब क्या है कि अगर आपका ये है, आपका सोर्स है, तो यहाँ से अगर आप अलग अलग एंगल में ये बीम, मतलब ये जो रेज है, ये अलग अलग एंगल में आ रहे हैं, तो इसमें फेस का वेरिएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फीड मैकेनिज्म में आप ये ध्यान दीजिएगा कि कोई फेस वेरिएशन ना हो जब अपन अलग अलग एंगल यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके, दूसरा फीड मैकेनिज्म यही है, ध्यान दीजिएगा कि ये प्रॉपर इल्यूमिनेशन होना चाहिए। आपको मैंने जैसे पहले भी बताया कि हम क्यों हाफ वेव डाइपोल यूज नहीं कर रहे हैं, जबकि हाफ वेव डाइपोल इतना अच्छा एंटीना है, एक छोटा सा वायर है उससे ट्रांसमिट हो रहा है, क्योंकि उसमें स्पिल ओवर का कंडीशन आता है, इसलिए प्रॉपर इल्यूमिनेशन होना बहुत जरूरी है फीड मैकेनिज्म के लिए, ठीक है। इसीलिए आइसोट्रोपिक एंटीना को नहीं चूज कर पाते, और इसमें चूज करते हैं अपन हॉर्न एंटीना को। तो हॉर्न एंटीना को इसलिए यूज करते हैं जनरली छोटे, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि हॉर्न एंटीना को जनरली छोटे डिश के लिए यूज किया जाता है, स्मॉल डिश। मतलब आप देखे होंगे डिश तो बहुत बड़े बड़े भी होते हैं और छोटे छोटे भी होते हैं, तो बड़े छोटे डिश के लिए अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी देखिए अलग अलग तरीका होता है इसको फीड देने का। देखिए आपने अगर बेसिकली ऐसा ये फीड आपने दे दिया, ये इसमें क्या होता है कि बेसिकली यहाँ से जब रे जाती हैं तो कुछ कुछ रे इससे टकरा के शेडो बनाने लगती है, यहाँ पे शेडो आना शुरू होता है, शेडो, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, फीड जब अपन देते हैं फीड मैकेनिज्म, तो ये थोड़ा सा अपन ऐसे ट्रांसमिशन लाइन लगा के ऐसे अपन ऐसे करते हैं ताकि यहाँ से ऐसा निकल पाए। तो इस वाले कंडीशन को बोलते हैं ऑफसेट फीड, याद रखिएगा इस कंडीशन को, जिसको बोलते हैं ऑफसेट फीड। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये होती है ऑफसेट फीड से कि डिस्टॉर्शन थोड़ा बढ़ जाता है बेसिकली, हालांकि शेडो इफेक्ट नहीं आता लेकिन डिस्टॉर्शन इसमें बढ़ जाएगा। अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर ये छोटे छोटे एंटीना के लिए ये सब यूज कर सकते हैं, तो बड़े डिश एंटीना के लिए कौन सा एंटीना यूज करते होंगे। तो बिग जो डिश एंटीना है, बिग डिश एंटीना, उसके लिए हम लोग कैसे ग्रेन एंटीना यूज किया जाता है, ठीक है। कैसे ग्रेन एंटीना, कैसे ग्रेन एंटीना में भी काफी चीजें होती है। देखो कैसे ग्रेन एंटीना का मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूं, जिसमें आप, ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें देखिए फीड आपका यहां से दिया जाता है, ठीक है। आपका बेसिकली ये फीड आपका यहां से दिया जा रहा है, ये फीड है। और कैसे ग्रेन एंटीना में ये फीड होने के बाद एक तो हाइपरबोलिक सब रिफ्लेक्टर भी बनाया जाता है इसी के पैरेलल में। मतलब देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, उसी के पैरेलल में एक और हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक सब रिफ्लेक्टर जिसको बोलते हैं, वो एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। उससे फायदा क्या होता है कि देखिए यहाँ से बेसिकली यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ से आगे होने के बाद यहाँ निकल जाता है, यहाँ से टकरा के यहाँ आगे निकल जाता है। इससे फायदा यही हो रहा है कि आपका शेडो भी कम हो रहा है और डिस्टॉर्शन भी बच जाता है। तो ये कैसे ग्रेन एंटीना का चीज है जिसको अपन डुअल रिफ्लेक्टर एंटीना भी कहते हैं, डुअल रिफ्लेक्टर एंटीना। आप लोग देख पा रहे होंगे डुअल दो बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए डुअल रिफ्लेक्टर एंटीना बोलते हैं। और यही एक्चुअली टेलीस्कोप के डिजाइन में भी यूज होता है, टेलीस्कोप के डिजाइन के लिए। ओके।
इसमें आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपका ये जो फीड है इसमें इसी में लगा दिया गया है। तो जो ट्रांसमिशन लाइन होता है ना, जो इन लोगों को अलग से ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा कनेक्ट किया जाता है, इसमें क्या है डायरेक्टली इसी के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। तो ट्रांसमिशन लाइन की जो जरूरत होती है वो इसमें बेसिकली कम होती है, ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये कुछ कैसे ग्रेन एंटीना के वो हैं। इसी में आपको मैं एक तीसरा और लास्ट आपको मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग एक और मैकेनिज्म होता है जिसमें को बोलते हैं ग्रेगोरियन फीड, ग्रेगोरियन तरीका, ग्रेगोरियन फीड मैकेनिज्म। इसमें बेसिकली अपन करते क्या है, इसमें भी अपना पैराबोलिक एंटीना ऐसा होता है। ये पैराबोलिक एंटीना बेसिकली अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एक फीड लगा दिया जाता है। ये फीड के ऊपर एक दूसरे सरफेस का यहाँ पे एंटीना वो लगाया जाता है, रिफ्लेक्टर सरफेस, जिससे देखिए यहाँ से ये टकराने के बाद यहाँ जाता है और फिर आगे बढ़ जाता है। बेसिकली यहाँ से आप टकराया, आगे बढ़ा और ये आगे बढ़ा, इसको बोलते हैं ग्रिगोरियन फीड। ये भी एक अलग तरीका है, मतलब तरीका वैसे ही है, बड़े बड़े डिश एंटीना में ऐसे तरीके यूज होते हैं, ठीक है। तो ये आपका पैराबोलिक एंटीना का ये पूरा पोर्शन था जो मैं उम्मीद करता हूँ 7 नंबर में आप लिख सकते हो। लेकिन आप 2 पॉइंट और लिख देना उसमें, अगर आप जब लिखने जाओगे कि इस एंटीना का ड्रॉबैक क्या है, तो आपको ये पता है कि बेसिकली इसमें जो साइड लोब्स होते हैं ना, जो आपको मैंने बताया कि कोई भी एक मेजर लोब होता है उसके साथ में एक साइड लोब भी आता है। तो ये जो साइड लोब्स होते हैं ये काफी स्ट्रांग होते हैं। पैराबोलिक एंटीना की अगर आप बात करेंगे तो काफी स्ट्रांग होता है, जिससे रडार की अगर आप बात करेंगे तो फॉल्स इको होता है ना, जो अपन इको की बात करते हैं जो टकरा के आता है, तो फॉल्स इको का चांसेस ज्यादा हो जाता है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है पैराबोलिक डिश एंटीना का। दूसरा पैराबोलिक डिश एंटीना का ड्रॉबैक ये है कि अपन जब लार्ज साइज का ज्योमेट्रिकल साइज का जो डिश एंटीना बनाते हैं तो वो एग्जैक्ट बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और एग्जैक्ट नहीं बन पाता तो आपको पता है कि ये जो आपका बीम है ये कोनिकल शेप लेना शुरू कर देता है। तो इसमें थोड़ी इनएक्यूरेसी आना शुरू हो जाती है जब अपन बड़े साइज का डिश एंटीना बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये ओवरऑल पूरा पैराबोलिक एंटीना के ऊपर जितना कुछ हो सकता था उतना मैं आपको बता दिया। इवन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में भी इससे बाहर का क्वेश्चन कभी पैराबोलिक एंटीना पे नहीं आता, यही फॉर्मूला यूज कर करके सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो होप आपको समझ में आया होगा।